सो गाइस, आप लोग जानते हो कि आज की डेट में इंडिया को बहुत ज्यादा आवश्यकता है फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट करने की। मतलब कि हम लोग को फॉसिल फ्यूल को छोड़कर, कन्वेंशनल फ्यूल को छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी में आने की आज की डेट में इंडिया को काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पोल्यूशन का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। तो ये सब चीजें आप जानते हो, आपको ऑलरेडी पता है। कई बार इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो अभी ये टॉपिक हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी जाइंट जो है, जैसे कि रशिया और सऊदी अरेबिया, ये इंडिया के मार्केट की तरफ जो है वो देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से इंडिया के एनर्जी सेक्टर पे जो है वो ये इन्वॉल्व हो सके, घुस सके। एस्टीमेट के अकॉर्डिंग, जो ओपीईसी का है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का एक एस्टीमेट सामने आया, जिसमें वर्ल्ड ऑयल की डिमांड बताई गई है कि राइज होगी 96.44 मिलियन बैरल पर डे से, जो कि 2021 में है। 2022 में ये 100.59 मिलियन बैरल पर डे की होने वाली है, राइट, 2022 में। तो मतलब कि एनर्जी की डिमांड जो है वो हमारी, या फिर ऑयल की डिमांड जो है वो हमारी बढ़ेगी। तो ये ऑलरेडी एस्टीमेट जो है वो आ चुका है। इसलिए आज की डेट में देखो, प्राइस भी जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई जो है वो कम है, राइट। और प्राइस को काउंटर करने के लिए, बढ़ते हुए प्राइस को काउंटर करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इंडिया को आज की डेट में बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि वो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट करे, राइट। और इंडिया आज की डेट में डिपेंडेंट है गाइस। हम जो है वो अपने ऑयल का 85% जो हिस्सा है उसको इंपोर्ट करते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें कि भारत की, कि भारत अपने मौजूदा क्षेत्रों को बेहतर ढंग से प्रबंधित, यानी कि मैनेजमेंट करके तेल उत्पादन में 20% तक की वृद्धि कर सकता है। मतलब आज की डेट में अगर हम कुछ थोड़ा बहुत मैनेजमेंट अगर कर लें, तो हम अपने ऑयल के प्रोडक्शन में 20% की वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन इससे अधिक के लिए अन्य महत्वपूर्ण खोजों की आवश्यकता है, जो कि लंबे समय से नहीं हुई है। हम 20% तो आज की डेट में थोड़ा बहुत मैनेज करेंगे, तो 20% अपनी जो नीड्स है उसको खुद ब खुद जो है वो फुलफिल कर लेंगे। बट आज की डेट में हमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, और एग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपनी एनर्जी की डिमांड्स को फुलफिल भी कर सकें और हमारे जो वादे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर वो भी पूरे हो सकें, राइट। कुकिंग फ्यूल की बात करें गाइस, तो कुकिंग फ्यूल might be India's new vulnerability as consumption has risen with elevated entry। आपको पता है कि आज की डेट में कंजम्पशन जो है वो काफी हाई हो गया है, इंक्रीज हो गया है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। वो भी एक बड़ा कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कंजम्पशन जो है वो कुकिंग फ्यूल का भी इंक्रीज हो गया, हाई हो गया है। तो इसलिए हमें आज की डेट में भी जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली जो है वो इस पर काम करने की आवश्यकता है, एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने की आवश्यकता है। और हालांकि आज की डेट में ये बताया जा रहा है कि इसकी वैश्विक आपूर्ति निकट भविष्य में बढ़ने की संभावना नहीं है। मतलब जो सप्लाई हम लोग को जो देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम एलपीजी वगैरह की बात करें, तो इसकी सप्लाई जो है वो ग्लोबल लेवल पर बढ़ेगी नहीं, क्योंकि नए रिफाइनर पेट्रोकेमिकल्स के निर्माण को प्राथमिकता, मतलब अगर नहीं बढ़ेगी तो हम जो है वो दूसरे एरियाज पर जो है वो फोकस करेंगे, एलपीजी की जगह नई नई चीजों को जो है वो प्रायोरिटी देंगे, राइट। जैसे कि कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी हो गया, राइट। तो इस प्रकार के फ्यूल, या फिर हाइड्रोजन ब्लेंडेड सीएनजी हो गया, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद आ रही है कुछ बातें? तो हम लोग अलग अलग एरियाज पे आज की डेट में काम ही इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नो कि ग्लोबल लेवल पर जो है उसका सप्लाई जो है वो लिमिटेड होने वाला है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, हम लोग को क्या चीज देखने को मिलेगी कि फॉसिल फ्यूल के बहुत ज्यादा नुकसान है, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को लेकर। दीज टू पॉइंट शुड बी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब शुड बी मेंशन्ड इन योर मेंस। ये तो होना ही चाहिए, ये दो पॉइंट्स मस्ट बी मेंशन, आपको करना ही है। इसलिए भारत को एलपीजी के बदले इलेक्ट्रिकल, फोटोवोल्टाइक ईंधन या बायोगैस जैसे विकल्पों की खोज करनी चाहिए, राइट। क्योंकि आज की डेट में एलपीजी जो है उसका ग्लोबल लेवल पर भी उसकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, और कोई दूसरी कंट्री इंटरेस्टेड भी नहीं है। दूसरी कंट्री जो है वो अब दूसरे जो एनर्जी जो है, एनर्जी सोर्सेज, उसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है, तो हमें भी उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की डेट में मेन कंसर्न क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की लेटेस्ट प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, इसमें बताया गया कि 15 टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, ये बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है कि ये कैसे अपने 2015 के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट को जो है वो मीट कर पाएंगे। मतलब कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो टारगेट है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए टोटल 15 फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। और पेरिस एग्रीमेंट पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हम लोग को टेम्परेचर लेवल को 2 डिग्री ज्यादा जो है वो बढ़ने नहीं देना है, बल्कि उससे नीचे 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आना है, राइट।
तो ये चीज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो लिमिट करना है। तो ये मेन टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है पेरिस एग्रीमेंट का, और जो कि कहा यह भी जा रहा है कि इस टारगेट को जो है वो अचीव नहीं किया जा सकेगा जिस स्टेट में आज की डेट में हम लोग काम कर रहे हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग। इंडिया के प्लान क्या है और गोल्स क्या है? तो इंडिया 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम लोग को फॉसिल फ्यूल्स की देखने को मिलती है 15 कंट्रीज में। 15 कंट्रीज में 7वें नंबर पर आते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के प्रोडक्शन के मामले में। और पेरिस एग्रीमेंट के पार्ट के तौर पर अगर हम बात करें तो हमने जो है वो प्लेज ली है, मतलब कि हमने जो है वो वादा किया है कि हम 2030 तक 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 33 से 35% जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको हम रिड्यूस करेंगे, पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। बट इसके ये तो है हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर, ये हमारे प्रॉमिस हैं, ये हमारे वादे हैं। बट हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन भी है जिसमें हमने एक और वादा किया है कि हम कोयले में सेल्फ रिलायंट बनेंगे, कोयला प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट जो है वो बनेंगे। हम कोयला प्रोडक्शन करेंगे और इसके लिए हम लोग 500 बिलियन जो रुपए हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, 500 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। अब जब कोयला एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोयले से तो ऐसा तो नहीं कि कोयला जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करेगा। कोयला जो है वो ग्रीन एनर्जी, कोयला कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेगा। तो हम कैसे फिर हम दोनों टारगेट को बैलेंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज में हम फंसे हुए हैं। तो इंडिया के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि इंडिया के पास ऐसी कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं है जिसके माध्यम से इंडिया अपने फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करे और इंश्योर करें कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिट करेंगे। तो ऐसा आर्टिकल कह रहा है। बट अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू मतलब आपने जो न्यूज वगैरह देखी है, ऑब्जर्व किया अभी तक, तो आपको पता है कि हमारे गोल्स बन रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर हो, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर हो, चाहे वो हाइड्रोजन ब्लेंडेड सीएनजी को लेकर हो, चाहे वो बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग को लेकर हो। तो हमारे टारगेट्स बन रहे हैं, हम लोग टारगेट्स भी बना रहे हैं और उस पर हम निरंतर कार्य भी कर रहे हैं, जो कि दिख रहा है, जो कि विजिबल है, क्योंकि लगातार न्यूज में हम लोग को नजर आ रहे हैं। तो प्लानिंग तो है हमारे पास, बट यस, उसको अगर इफेक्टिव तौर पे इंप्लीमेंट करें हम लोग और जल्दी एग्रेसिवली इंप्लीमेंट करें तब तो काम बनेगा। तो ये चीज आप मेंशन करना अपने मेन्स पे। Why is there a need to limit use of fossil fuel? तो फॉसिल फ्यूल के उपयोग को हमें लिमिट क्यों करना है? तो आप जानते हो कि आज की डेट में ग्लोबल कॉस्ट जो एयर पोल्यूशन की है फॉसिल फ्यूल से जो होती है वो काफी हाई है, काफी ज्यादा है। इंडिया को 150 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो भरना पड़ता है, मतलब इंडिया के ऊपर इतना बड़ा बोझ जो है वो आता है, राइट। 150 बिलियन यूएस डॉलर का एस्टिमेशन जो है ये लगाया गया फॉसिल फ्यूल के कारण। और ओवरऑल चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोग को देखने को मिली। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्या हुआ है कि टेम्परेचर लेवल ऑलरेडी राइज हो गया है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी 1850 से 1900 का जो पीरियड जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उस पीरियड के कंपैरिजन में आज की डेट में अगर हम लोग बात करें, देखें, कंपेयर करें उस एरिया को, उस एरा को, या और अभी के एरा को, अभी के पीरियड को, तो हमें क्लियरली ये चीज ऑन रिकॉर्ड जो है वो नजर आ रही है कि 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। और आज की डेट में कंट्री का जो एमिशन टारगेट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल भी 1.5 डिग्री सेल्सियस जो वार्मिंग है उसको कंट्रोल करने का नजर नहीं आ रहा है, राइट। जिस हिसाब से अभी कार्य चल रहे हैं, तो आज की डेट में इंडिया के लिए आवश्यकता है कि हम और डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पर फोकस करें, काम करें, राइट। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग को जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर एग्रेसिवली फोकस करना चाहिए और धीरे धीरे करके जो आज की डेट में हम लोग कोयले के ऊपर जो टारगेट कर रहे हैं ना, वो तो हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए एक प्रकार से, राइट। उस हम रखें बट उसको सिर्फ रिजर्व के तौर पर रखें, ना कि यूटिलाइजेशन के तौर पर, कि जब हमारे पास अगर बाय चांस एट अ टाइम रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो, तब हम उसका उपयोग करें। बट प्रॉब्लम यह है कि उसका उसकी रिक्वायरमेंट तो लगातार हो ही रही है क्योंकि हम दूसरी तरफ एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें एग्रेसिवली काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को हमें इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये सब चीजें रीस्ट्रक्चर करना, रीऑर्गेनाइज करना पब्लिक सेक्टर पेट्रोलियम कंपनीज को, सीमित सोच से हमें बचना है, मतलब कि हमें सिर्फ फॉसिल मतलब अपनी आज की डिमांड को फुलफिल करने के रास्ते नहीं ढूंढना है, बल्कि हमें आज की डिमांड को फुलफिल करने के साथ साथ फ्यूचर की डिमांड को हम कैसे फुलफिल करेंगे इस पर हमें काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस हमें स्पेशल फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे ही रखना है, ग्रीन एनर्जी पे ही रखना है और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, सेटअप करने के लिए काम करना है। तो ये था काफी अच्छा आर्टिकल गाइस, एनर्जी को लेकर, फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन को लेकर। इसका उपयोग आप डेफिनेटली मेंस में कर सकते हैं।